एक बड़ा सा जंगल था। उसी जंगल में एक सूखा घास का घर था। उसी घर में रीमा चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ रहा करती थी। उनका घर बहुत कमजोर था, जगह जगह से टूटा हुआ था। रीमा चिड़िया बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वो तो कबूतर के खेत में काम किया करती थी। क्या बात है मीना बेटी, आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो कभी भी बारिश हो सकती है। हमारा घर तो जगह जगह से टूटा हुआ है ना। तुम चिंता मत करो मीना बेटी, कल मैं कबूतर के पास जाकर कुछ उधार पैसे लेकर किसी तरह हमारे घर को मरम्मत करूंगी। इस तरह शाम हो जाती है। शाम होते ही बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश के कारण रीमा और उसकी बेटी मीना बहुत डरे हुए थे। माँ, बाहर देखी ना माँ, कितनी जोरों की बिजली गरज रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। तुम डरो मत मीना बेटी, आज रात किसी तरह सो जाओ। कल सुबह होते ही मैं कुछ न कुछ करती हूँ। किसी तरह मीना तो सो जाती है, मगर पूरी रात रीमा चिड़िया अपनी बेटी का ध्यान रख रही थी। इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रीमा चिड़िया केले के पत्तों से अपना घर ठीक कर रही थी। माँ, क्या इस केले के पत्तों से हमारा घर ठीक हो जाएगा? पता नहीं बेटी, किसी तरह आज एक रात बारिश न हुई तो मैं कल सुबह किसी तरह नया घर बना दूंगी। ऐसा कहकर रीमा चिड़िया सीधा कबूतर के पास पैसे मांगने के लिए जाती है। कबूतर भैया, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकते हो? मेरा घर जगह जगह से टूटा हुआ है। अब तो बारिश का मौसम चल रहा है ना, मेरा घर कभी भी टूट सकता है। इसीलिए मैं किसी तरह काम कर कर आपके पैसे ज़रूर से चुका दूंगी। मुझे माफ करना रीमा बहन, अब तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम और कुछ दिन इंतजार कर सकोगी तो मैं जरूर से तुम्हें पैसे दूंगा। रीमा चिड़िया बहुत निराश हो जाती है और वो उड़ते उड़ते सीधा कलुए के पास जाती है। जाकर कलुए को सारी बात बताने लगती है। मुझे माफ करना रीमा बहन, अब तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मगर मैं तुम्हारी सहायता जरूर कर सकता हूँ। कैसे कलवे भैया? अगर आज रात जोरों की बारिश हो गई तो तुम अपनी बेटी मीना को लेकर सीधा मेरे घर आ जाना और तुम नया घर बनाने तक मेरे घर में आराम से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कलवे भैया, अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। धन्यवाद की कोई बात नहीं रीमा बहन, तुम तो मेरी दोस्त हो, दोस्ती दोस्त का सहायता करते हैं। इस तरह रीमा चिड़िया खुशी से अपने घर वापस आ जाती है। शाम हो जाती है। शाम होते ही फिर से जंगल में धुआंधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण रीमा चिड़िया का घर धीरे धीरे से हिलने लगता है। मम्मा देखो ना मम्मा, हमारा घर तो हिल रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मीना बेटी, अब तो हम लोगों को इस घर छोड़कर जाना होगा। जल्दी से अपना ज़रूर का सामान उठा लो, ये घर कभी भी टूट सकता है। वो माँ बेटी अपना जरूर का सामान लेकर जैसे ही बाहर आते हैं, उनका घर टूट जाता है, टूटकर बिखर जाता है। मम्मा देखिए, हमारा घर टूट गया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मीना बेटी, सीधा कलवे भैया के घर चलो, आज रात हम लोग वहीं पर ही रहेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों सीधा कलुए के पास जाते हैं। जाकर उनके घर पर दस्तक देते हैं। कलुआ कौवा तो आराम से बैठा हुआ था अपने परिवार के साथ अपने मजबूत से घर में। कलवे भैया, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, मेरा घर टूट चुका है, मेरी बेटी बारिश में भीग रही है। लेकिन कौवा तो छुपता, वो तो कुछ भी नहीं कह रहा था। काफी देर तक रीमा चिड़िया ऐसे ही पुकारने लगती है। माफ करना रीमा बहन, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को रख सके। हाँ रीमा बहन, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मुझे नहीं पता था कि आधी रात जोरों की बारिश होगी और तुम्हारा घर टूट भी जाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर रीमा चिड़िया तो बहुत निराश हो जाती है और अपनी बेटी को लेकर वो जंगल छोड़कर वो इंसानों की बस्ती में चली जाती है
और उसे रास्ते में एक पुराना ड्रम दिखाई देता है। माँ देखिए, वो कितना बड़ा ड्रम पड़ा हुआ है। क्यों ना बारिश रोकने तक हम लोग उसमें ही रहे। हाँ मीना बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ। ऐसा कहकर वो माँ बेटी आराम से उसी ड्रम में एक बड़े से छेद करके रहने लगते हैं। अरे वाह मम्मा, ये तो हमारा घर से भी ज्यादा मजबूत लग रहा है। हाँ मीना बेटी, अब तो हमें किसी बात की भी चिंता नहीं है। अब तो हम लोग बारिश रुकने तक आराम से इसी घर में रह सकते हैं। इस तरह वो माँ बेटी उस ड्रम के घर में बारिश रुकने तक आराम से रहने लगते हैं। मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द है और खांसी भी आ रही है। मीना बेटा, तुम कल शाम तक तो ठीक थी, अचानक से ये कैसे हो गया? मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। अंकल अंकल, मुझे तीखा वाला 8 प्लेट मोमोज दे दे। अभी देता हूँ, पहले पैसे लाओ। फिर कीकी एक जगह आराम से बैठकर मजे मजे से मोमोज खाने लगता है। मोमोज खाते ही उसे खांसी और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये क्या? मेरे गले में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे जल्दी से घर जाना होगा। फिर कीकी जल्दी से वहाँ से उड़कर अपने घर चला जाता है। कलुवे जी, मोमोज में लाल वाली चटनी बनाने के लिए घर में टमाटर ही नहीं है। गोरी लाल वाली चटनी बनाने के लिए टमाटर की क्या जरूरत? पानी मिलाओ और उसमें लाल रंग मिलाओ और सारे मसाले एक ही बार में डालकर अच्छे से मिला लेना, बन गई हमारी मोमोज की चटनी। कलुवे जी, मोमोज में मुनाफा तो बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर पक्षियों को मालूम पड़ गया तो हमारी बहुत अच्छे से पिटाई होगी। गोरी, किसी को क्या मालूम पड़ेगा? हम लाल वाली चटनी रंगों से बनाते हैं। मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कलवे अंकल से 1 प्लेट मोमोज खाई, तब से मुझे गले में दर्द हो रहा है। पति जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, उस कलुवे के मोमोज में कुछ तो गड़बड़ है। उसे खाते ही सब छोटे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। अगर आप सब ने आपके बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवे पर कि वो क्या कर रहे हैं। मैं अभी बुलबुल के पास जाता हूँ और कीकी के गले के लिए दवा ले आता हूँ। कबूतर बुलबुल के पास जा ही रहा था, उसे रास्ते में रीमा चिड़िया मिल जाती है। रीमा बहन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं कबूतर भैया, मेरी मीना के गले में बहुत दर्द है। चिड़िया बहन, मेरे बेटे कीकी के गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। उसने कलवे के मोमोज के ठेले पर मोमोज खरीद कर खाया था। हाँ, याद आया, कल मेरी बेटी मीना ने भी मोमोज खाया उस कलवे कव्वे से खरीद के। इसका मतलब वो कव्वे कुछ मोमोज में मिलावट कर रहे हैं, इसीलिए सबके गले में दर्द हो रहा है। चिड़िया, हम दोनों को बुलबुल के पास जाना चाहिए। तोता अपने बेटे छोटे मिट्ठू को लेकर पहले से बुलबुल के पास आया हुआ था। नहीं नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना पापा, मुझे टीका नहीं लगवाना पापा। बेटा, तुम रात भर गले के दर्द से सो नहीं पाए, टीका लियोगे तभी तो ठीक होगा ना। मिट्ठू, क्या तुम्हारे बेटे के गले में भी दर्द हो रहा है? हाँ दोस्तों, पता नहीं उन दुष्ट कौवे ने मोमोस में क्या मिलावट की। मोमोस खाते ही मेरे बेटे के गले में दर्द शुरू हो गया। अगर आप सबने आपके बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवों पर कि वो क्या कर रहे हैं। वो सब बुलबुल से दवा लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कलुवे, मेरे सुंदर पति कलुवे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द सोने का हार लूंगी। मैं जाकर मोमोज तैयार करता हूँ और तुम केमिकल वाले रंग से चटनी बना दो। कबूतर भैया, आप कलवे के मोमोज के ठेले के पास जाकर छुप जाना और उन पर ध्यान रखना। तब तक तोते को बुलाकर लाती हूँ। अगर वो कौवे कुछ गलत करते हुए पकड़े गए तो हम सब उन्हें जंगल से निकाल देंगे। ठीक है रीमा, थोड़ा जल्दी आना, तुम्हारा इंतजार करूँगा। फिर कबूतर कौवों के आने से पहले ही पौधों में जाकर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे भी अपने ठेले के पास आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। गौरी, ये सब मेरे मामा जी का कमाल है, जिसने हमें केमिकल वाली लाल चटनी बनाने का तरीका बता दिया। उनकी बातें कबूतर पीछे से सुन रहा था।
अच्छा तो ये बात है कलुवे, वो रंग की बोतल कहाँ है? जल्दी से दे दीजिए ताकि मैं चटनी बना सकूं। तभी कबूतर पौधों में से आकर गोरी से केमिकल वाली बोतल छीन लेता है। दुष्ट कव्वो, तुम दोनों हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हो। हम सब तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। वे कबूतर चल भाग, यहाँ से हम 2 हैं और तू 1, हम दोनों तुझे मार मार के बंदर बना देंगे। चिड़िया भी वहाँ पर तोते को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। गौरी, कबूतर अकेला नहीं है। इस बुरे काम को रोकने के लिए हम सब कबूतर के साथ हैं। भागो गोरी, जल्दी से यहाँ से भागो। कौवा और कौवी वहाँ से भागने लगते हैं, मगर पक्षियाँ उन्हें पकड़कर उनकी खूब पिटाई करते हैं और उन दोनों का ठेला भी तोड़ देते हैं। ऐसे कौवों को उनकी बुरे कामों की सजा मिलती है। एक बड़ा सा जंगल था। उसी जंगल में रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू के साथ बहुत खुशी से रहती थी। टुन्नू जी, ये जंगल कितना सुंदर जंगल है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। ये जंगल ने हमें खाने के लिए भोजन दिया और पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर। क्या कुछ नहीं दिया हमें इस जंगल ने। हाँ रीमा, ये जंगल अब हमारा है। इस जंगल को छोड़कर हम दोनों कहीं भी नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ उसी जंगल में कलुआ कौवा अपनी पत्नी गौरी और अपने बेटे कुक्कू के साथ रहा करता था। कलुवे जी, आप कितनी देर ऐसे ही सोकर रहेंगे? कुक्कू को भूख लगी है, जंगल जाकर कुछ फल या अनाज लेकर आई। अरे गौरी, तुम हमेशा मुझे ही क्यों सारा काम कहती हो? तुम खुद ही जाकर फल लेकर आना और अपने बच्चों को खिलाना। मुझे बस सोने दो। कलुवे जी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अभी आप जाते हो या नहीं? अगर आप नहीं गए ना तो देखना, मैं अपने बेटा को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। अरे गौरी, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम गुस्सा मत होना। मेरे पास एक बहुत बड़ा उपाय है। देखना, मैं इस उपाय से ढेर सारे फल और अनाज काम आऊंगा। तुम यही बैठी रहो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर कलुआ कौवा सीधा इंसानी लकड़हारे के पास जाता है। क्या बात है कौवे, तुम मेरे पास क्यों आए हो? लकड़हारे, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे तुम ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। और मैं ढेर सारे फल और अनाज, क्या बोलते हो? क्या ढेर सारे पैसे तो बताओ ना, क्या उपाय है? क्यों ना मैं जंगल से तुम जितने चाहते हो उतने लकड़ियां लाकर दूं और बदले में तुम मुझे ढेर सारे फल और अनाज देना। तो बोलो, मेरा उपाय कैसा है? अरे वाह, तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है। मैं तो जंगल जाकर लकड़ियां नहीं काट सकता, लेकिन तुम तो काट सकते हो ना। लेकर आना, बहुत सारे लकड़ियां लेकर आना। तुम जितने फल चाहते हो मैं उतने फल में लाकर दूंगा, और जाते हुए ये कुल्हाड़ी भी अपने साथ लेकर जाना। अरे वाह, अब मैं इस इंसान को लकड़ियां बेचकर बहुत अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन कलुआ कौवा अपने दोस्त के साथ उस जंगल के अंदर आता है। तुम अब काम पर लग जाओ, हम सबको ढेर सारे पेड़ काटने हैं। मगर कलुए, पेड़ काटना तो जुल्म है। तुम मुझसे ऐसे काम क्यों करवा रहे हो? बकवास बंद कर। अगर तुझे ढेर सारे फल चाहिए है तो जैसा बोलता हूँ वैसा ही कर। चल अब जा काटना शुरू कर। दूसरी तरफ ये बात कुछ पक्षियों को पता चल जाती है। पक्षियों, सब इधर आ जाओ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। क्या हुआ लूसी बहन, तुम सब पक्षियों को यहाँ क्यों बुला रही हो? सब पक्षियों को आने दो, फिर मैं बताती हूँ। लूसी की आवाज सुनकर सब पक्षियाँ लूसी के पास आ जाते हैं। फिर लूसी सबको सारी बात बताने लगती है। दोस्तों, मैंने अभी देखा कलुआ कौवा और उसके साथ ही हमारे जंगल के पेड़ काट रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये जंगल तो सबका है। मैं अभी जाकर उस कलुए कव्वे से बात करता हूँ। नहीं नहीं टुन्नू जी, आप मत जाइए। कलुआ कौवा अपने साथियों के साथ है। वो हम पर हमला करेगा तो हम सब मर जाएंगे। हम दोनों आराम से कलुए कव्वे के पास जाते हैं और उसे अच्छे से समझाते हैं। फिर रीमा और टुन्नू कलुए के पास जाते हैं। कलुवे, ये जंगल हम सबका है। तुम हमारे इस जंगल के पेड़ क्यों काट रहे हो? मैं काटूंगा, इस जंगल के सारे पेड़ काटूंगा और इंसानों को बेचकर ढेर सारे फल और अनाज कमाऊंगा। अगर तुम हमारे हरे भरे जंगल के पेड़ों को काट दोगे तो हम कहाँ रहेंगे? हम सब घर कहाँ मनाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम सबको इस बात से परेशानी हो रही हो तो तुम सब इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। फिर रीमा और टुन्नू कलुए से कुछ नहीं कहते, वो वहाँ से चले जाते हैं। टुन्नू जी, हम एक काम करते हैं। इंसानों की बस्ती में जाकर उस लकड़हारे से हम बात करते हैं। वो दोनों तुरंत इंसानों के बस्ती में आ जाते हैं और लकड़हारे से बात करने के लिए उसके पास चले जाते हैं।
जाओ जाओ छोटे पक्षियों, यहाँ से जाओ। मुझे तो ढेर सारे लकड़ियां चाहिए, इसलिए मैंने कौवे से बात कर ली। तुम पक्षियां अपना अपना देख लो और जंगल छोड़ कर चले जाओ। नहीं लकड़हारे, हम सब पक्षी हमारे जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। चलिए टुन्नू जी, हम यहाँ से चलते हैं। ऐसे मूर्ख इंसानों के पास दिल नहीं होता। फिर टुन्नू और रीमा जल्दी से इंसानों की मुखिया के पास चले जाते हैं। माँ जी, हम सब पक्षी हरे भरे जंगल में खुशहाली का जीवन बिता रहे हैं। हमारे जंगल का कलवा कव्वा और इंसानों का लकड़हारा मिलकर पैसों के लिए हमारे जंगल के पेड़ काट रहे हैं। क्या मेरे होते हुए मेरे बस्ती के लोग ऐसा कर रहे हैं? जंगल के पेड़ काट रहे हैं? ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। जंगल पक्षियों का साझा है, उनका हक है कि वो जंगल में आराम से जिंदगी गुजारे। चिड़िया, मैं लकड़हारे से बात करूंगी कि कलुवे कौवे से लकड़ियां ना खरीदे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। दूसरे दिन इंसानों की मुखिया लकड़हारे के पास जाती है। दुष्ट लकड़हारे, तुम जंगल से लकड़ियां काटकर पैसे कमा रहे हो। आज के बाद से तुम कलुवे कौवे के पास से लकड़ियां मत खरीदना, वरना तुम्हें मैं यहाँ से निकाल दूंगी। अच्छा वो मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। वो थोड़े से पैसों के लिए मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी तरफ टुन्नू अपने साथियों को लेकर कलुवे कौवे के पास आता है और उसकी खूब पिटाई करने लगता है। इस तरह उस दिन के बाद से जंगल के सब पक्षी अपने हरे भरे जंगल में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। रीमा चिड़िया और कलुवा कौवा दोनों दोस्त थे। एक बार की बात है, दोनों दोस्त भोजन की खोज में निकले हुए थे कि वो रास्ता भूलकर दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कव्वे भैया, ये जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे लग रहा है कि हम रास्ता भूल चुके हैं। रात भी होने वाली है। अब ऐसे अजनबी जंगल में हम रात कैसे गुजारेंगे? हमें किसी पक्षी के घर आसरा लेना होगा, वरना कोई खतरनाक जीव हमें खा जाएगा। यहाँ बैठकर समय जाया करने से अच्छा है हम आगे बढ़ें। वो उड़ते हुए जा रहे थे कि उन्हें एक घोंसला दिखाई देता है। दोनों जाकर वहाँ पर दस्तक देते हैं। घोंसला से एक तोता बाहर निकलता है। मैं नहीं जानता आपको, आप कौन हो? तोते, हम रास्ता भूलकर इस जंगल में आ गए हैं। हमें अपने घोंसले में आश्रय दे दो। सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आपकी बात तो ठीक है, मगर मेरा घोंसला कमजोर है, इतना मजबूत नहीं कि मैं आप दोनों को रख सकूं। हाँ, मैं दोनों में से किसी एक को रख सकता हूँ। धन्यवाद तोते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। हम दोस्त हैं। चलो कव्वे भैया, कहीं और जाते हैं। मगर कौवा चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। कव्वे भैया चलो, हमें देर हो रही है, अंधेरा बढ़ रहा है। दोनों में से एक, तो फिर मैं यहाँ रह सकता हूँ। चिड़िया, तुम जाओ और अपने लिए कोई और आश्रय ढूंढ लो। कव्वे भैया, हम दोस्त हैं और ऐसे बीच रास्ते में कैसे मुझे अकेले छोड़ सकते हो? मुझे अकेली को डर लगेगा। जब जान की पड़ी हो तो अपनी जान बचाते हैं, ना कि दोस्ती को देखते हैं। कलुवा कौवा ऐसे कहते हुए तोते के घर में चला जाता है और चिड़िया बैठी कौवे को देखती रह जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी उड़ती है और आगे बढ़ती है। वो सामने वाले घोंसले में तुम लेट सकते हो, मगर ज्यादा करवट ना बदलना। मेरा घोंसला कमजोर है, मैंने पहले ही बता दिया है तुम्हें। तोते, तुम चिंता ना करो। मैं जब सोता हूँ तो समझो पत्थर का बन जाता हूँ। एक भी करवट नहीं लूंगा। चिड़िया बेचारी को बहुत डर लग रहा था। पहले वो दो थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे का सहारा था, मगर अब चिड़िया अकेली रह गई थी। थोड़ी दूर एक सूखा हुआ पेड़ था जिसकी खोखर में एक कबूतर छुपा बैठा था। वो चिड़िया को आवाज देता है, या चिड़िया बहन, मौसम खराब है और रात भी है। तुम यहाँ आ जाओ, इस पेड़ की खोखर में तुम खुद को छुपा सकती हो। चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर कबूतर को देखकर पेड़ की खोखर में चली जाती है। अरे चिड़िया बहन, तुम अकेले इतनी रात को तुम कहाँ पर जा रही हो? मैं और कौवा रास्ता भूलकर इस तरफ आ गए थे। रात हो गई तो बहुत परेशानी हुई। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। पहले तो तोते का घोंसला लटका रहता है, मगर फिर तेज हवा से तोते का घर हिलने लगता है। वही हुआ जिसका डर था।
नहीं बचेगा मेरा घर, नहीं बचेगा। तोते ने अभी इतना कहा ही था कि उसका घोंसला टूट जाता है और धड़ाम से जमीन पर गिरता है। कौवा तोते की तरफ देख रहा था। अब क्या होगा ऐसी बारिश में? हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से थोड़ी दूर मेरी बहन रहती है, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। और अब तुम सोचो कि तुम्हें कहाँ जाना है। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। मैं अकेला रह गया। अगर चिड़िया मेरे साथ होती तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेती। मैंने बहुत बुरा किया। मैंने अपनी दोस्त को छोड़कर बहुत बुरा किया। कौवा रोने लगता है और रोते हुए वहाँ से उड़ता है। लो, ये फल मैं बारिश से पहले सागर वाले जंगल से लाया था। कबूतर भैया, आप मुझे जानते भी नहीं हो और आपने मेरी इतनी मदद की। और एक वो मेरा बचपन का दोस्त मुझे रास्ते में ही छोड़ गया। तभी रोता हुआ कौवा भी वहाँ आ जाता है। कव्वे, तुम यहाँ? तुम तो तोते के घर में चले गए थे मुझे छोड़कर। टूट गया तोते का घर, टूट गया। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बुरा किया जो तुम्हें रास्ते में ही छोड़ दिया। नहीं कव्वे, किया हुआ विश्वास वापस नहीं आ सकता। मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई आज से। तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। फिर कौवा अपने गलती पर बहुत पछताता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और दूर जाकर एक पेड़ के नीचे पत्तों के नीचे अपना सर छुपाकर रोने लगता है। दूसरी तरफ रीमा चिड़िया कबूतर के घर में आराम से रहने लगती है। इस तरह कौवे को उसकी सजा मिल जाती है। जंगल में लंबा गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था। गर्मियों के मौसम के जाते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियां जमा करना चाहते थे, क्योंकि सर्दी के मौसम में सूखी लकड़ियों से आग जलाकर ही पक्षी अपने अपने घरों को गर्म रखा करते थे। कलुए जी, ये सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो और अगर कोई दूसरा पक्षी आए तो उन्हें हम यहाँ से भगा देंगे। इस बार हम किसी दूसरे पक्षी को एक भी सूखी लकड़ी जमा नहीं करने देंगे। कौवा और कव्वी, जो हमेशा दूसरे पक्षियों का बुरा सोचते थे, जंगल की सारी सूखी लकड़ियां जमा कर लेते हैं। तोती और कबूतर भैया, चलो कौवा और कव्वी कई दिनों से सूखी लकड़ियां जमा कर रहे हैं। हम भी जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियां जमा कर लेते हैं। चिड़िया, मैं कल गया था जंगल में सूखी लकड़ियां लेने, मगर उन कौवों ने मुझे डराकर वहां से भगा दिया। ये जंगल उनके बाप का नहीं है। चलो हम भी देखते हैं वो कैसे हमें रोकते हैं। रीमा चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, ये लकड़ियाँ हमने जमा की हुई है। गोरी और कलुवे, इतनी सारी लकड़ियां तुम क्या करोगे? हमें भी थोड़ी लकड़ियां जमा कर लेने दो। अगर जान चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अगर एक भी लकड़ी उठाई तो यही लकड़ी उठाकर सर में मार दूंगा। आओ मारो, मैं भी देखता हूँ। नहीं तोते भैया, हम इन कौवा से लड़ाई नहीं करेंगे। हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वो सारा जंगल फिरते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई भी सूखी लकड़ी ना थी। चिड़िया बहन, इस जंगल में तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। कबूतर भैया, अब हम ऐसा करते हैं कि अपने अपने घरों में भोजन जमा कर लेते हैं। अगर घर में भोजन होगा तो हमें भोजन की चिंता नहीं होगी। फिर वो सब लकड़ी छोड़कर भोजन जमा करने लगते हैं। वो मैदान में जाते हैं। वहाँ चावल के पौधे थे। चिड़िया, कबूतर और तोता उस दिन सारे चावल के पौधों से चावल तोड़ तोड़ कर अपने अपने घरों को ले जाते हैं। कौवा और कव्वी को तो लकड़ियाँ जमा करने के अलावा कोई काम ही न था। वो अपना घर लकड़ियों से भर लेते हैं। फिर दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता नदी के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ मीठे फल और गेहूं के दाने जमा करते हैं। कबूतर और तोते भैया, क्या हुआ जो हम सूखी लकड़ियां ना जमा कर सके? हमने इतना दाना तो जमा कर लिया है कि अगर 2-4 दिन घर से बाहर बिना जाना हो तो हमारे घरों में खाना हो। चिड़िया, आग के बिना हम जी सकते हैं, मगर दाने के बिना तो कोई पक्षी जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर जंगल में सर्दी के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवा और कव्वी के घर में तो लकड़ियों के सिवा कुछ भी ना था। एक दाना भी घर में नहीं था। गोरी, हमने तो सारा वक्त लकड़ियाँ जमा करने में ही जाया कर दिया और घर में खाने को कुछ भी नहीं है।
कलुए, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। इन लकड़ियों को खाकर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अब हम क्या करेंगे? कौवा तेज बारिश में अपने घर से निकलता है और तोते के घर जाता है। तोते, तोते, दरवाजा खोलो मेरे दोस्त, मुझे 2-4 दाने दे दो। भाग जाओ यहाँ से, जाकर वो लकड़ियाँ खाओ जिन्हें जमा करने से तुम हमें रोक रहे थे लालची कव्वे। चले जाओ यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर तो कौवे की बात भी नहीं सुनता। दुष्ट कव्वे अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं डंडे से मारूंगा। ना ना कबूतर, मुझे मत मारना, मैं तो गोरी के लिए दाना लेने आया था। फिर थक हार कर कौवा रीमा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, चिड़िया मेरी बहन चिड़िया, दरवाजा खोल दो, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। दुष्ट कव्वे, काले कव्वे, मैं ऐसे दरवाजा नहीं खोलूंगी और ना ही तुझे दाना दूंगी। पहले मेरे लिए सूखी लकड़ियां लेकर आओ, फिर मिलेगा तुझे दाना। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और घर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर कौवा तेज बारिश में वापस घर जाता है और एक कटोरी लकड़ियों की लेकर आता है। ये लकड़ियां यहाँ रख दो और ये लो 2 दाने। अगर और दाना लेना हो तो आते हुए एक गठरी लकड़ियों की ओर लेते आना। चिड़िया, हमने लालच किया और लकड़ियाँ ही जमा करते रहे, लेकिन तुमने अकल से काम लिया और समय पर अपने घर में दाना जमा कर लिया। इसलिए ऐसे मौसम में आप अपने घरों में आराम से बैठे हुए हो और मैं, मेरा बेटा और गोरी बारिश में भूखे मर रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो कव्वे भैया कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। इस तरह कौवे को उसकी गलती की सजा मिल जाती है।